हेलो, हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जैसा बात किया था इससे पहले या हम लोग पढ़ रहे थे अपने में, ठीक है? मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक? अब जैसा आप लोग बार-बार कह रहे थे कि सर डिफरेंशियल भी साथ ही में शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम लोग का जो मेजर का फर्स्ट पेपर है, उसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेजर जिसने रखा है, उसका पेपर में जैसे फर्स्ट पेपर का नाम है, ये हमने लिख दिया डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है? तो आज हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक? लेकिन जैसा हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी आप लोग बार-बार जैसे ग्रुप पे सर मेजर और माइनर वाला इश्यू आता रहता है। तो हम उम्मीद ये कर रहे थे कि सिलेबस देख करके, क्योंकि आप लोग बीएससी करने आए हो, तो इतना ईज़िली समझ लोगे कि हमको सर पढ़ना क्या है, ठीक है? पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। जैसे अब नहीं लेकिन पहले होता क्या था, एक ही बुक में जैसे कोई बढ़िया बुक है डिफरेंशियल की, तो उसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन होगा, टू वेरिएबल का भी डेरिवेटिव होगा, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा, या उससे रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो इसमें होगा। तो अभी फिलहाल होता क्या है, इन जनरल जैसे हम लोग में डिफरेंशियल अपने आप में सफिशिएंट पेपर है कि इसका इतना सिलेबस है कि 4 यूनिट बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैट्रिक्स पेपर क्योंकि छोटा पड़ता है, तो कभी मैट्रिक्स के साथ में ग्रुप थ्योरी जोड़ दिया जाता है और कभी-कभार क्या किया जाता है उसके साथ में सीक्वेंस सीरीज जोड़ दिया जाता है, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहते हैं। तो हम लोग छहों सेमेस्टर का कुछ भी कभी-कभार जोड़ के मैट्रिक्स के साथ में कर देते हैं। तो क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं जो मेजर का पहला पेपर है, ठीक? तो हम लोग थोड़ा-सा पहले बात कर लेते हैं कि जैसे जिन बच्चों का माइनर है, जैसे जो लोग माइनर वाले हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है भाई। अपने को बस समझ लेना है कि जैसे इनका पहला पेपर है, मान लो माइनर अभी मेजर की हम बात करेंगे, तो माइनर में पहले पेपर में क्या है, जैसे 4 यूनिट है सिलेबस की, चारों यूनिट में पहले में क्या है, यहाँ पर जैसे हम लोग का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में वही सब कुछ है जो हम लोग पढ़ चुके। इनकी दूसरी यूनिट में भी क्या है, मैट्रिक्स ही है और जो हम लोगों ने पढ़ चुके। तो कहने का मतलब ये है कि मेजर में यदि पहली यूनिट में है वही सारी सामान, यह सारा सिलेबस वहाँ पे है। अब मान लो माइनर में 2 यूनिट में है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जैसा हम वहाँ पढ़ाते थे वैसे यहाँ पढ़ना था। तो माइनर वाले बच्चों के लिए यदि मैट्रिक्स अलजेब्रा मेजर की पहली यूनिट पढ़ोगे तो पहली भी हो जाएगी और क्या हो जाएगी? दूसरी भी हो जाएगी। अब जो डिफरेंशियल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस तीसरी यूनिट में भी है और डिफरेंशियल कैलकुलस चौथी यूनिट में भी है। तो इनके सिलेबस में फिलहाल जो है, वो अपने जैसा ही है। मतलब मेजर वाले बच्चों के सिलेबस में ये सब कुछ है। तो कहने का मतलब माइनर वाला बच्चा को परेशान नहीं होना चाहिए। वहाँ थोड़ा ज़्यादा है मेजर में, तुम्हारा जितना है, उतना तो वहाँ है ही है। ठीक? इसके अलावा सेकंड पेपर में जैसे इनके में अभी जैसे हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे, तो इनकी पहली यूनिट में अरिथमेटिक्स है और आखिरी 2 यूनिट में हम लोग का रिंग फील्ड वगैरह है। रिंग है, फील्ड है और इंटीग्रल डोमेन है। तो ये अपने मेजर के दूसरे पेपर में जिसका नाम मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा है, अभी उसमें जैसे हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी पढ़ा, वैसे ही रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो कैलकुलस शुरू करेंगे, ये वहाँ पड़ेगा और ये रिंग और फील्ड इंटीग्रल डोमेन जब वहाँ पढ़ाएँगे, तो ये पड़ेगा। कहने का मतलब माइनर वाले को परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा आगे-पीछे चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? जैसे मान लो ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो ये रिंग फील्ड समझ ही में नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है जैसे मान लो हम रिंग पढ़ाने जाएँ, तो यहाँ पर आर प्लस और डॉट या मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, ये रिंग बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है आर प्लस के साथ में अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए, डॉट के साथ में सेमी ग्रुप बनाना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन मतलब ए डॉट ऐसे बी प्लस सी लिखा जाए, तो ये बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होना चाहिए। कहने का मतलब
जो जैसे होता है, सीरीज में नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग नहीं हो पाएगा। अब सिलेबस की मजबूरी है कि मैट्रिक्स के साथ में अलजेब्रा जोड़ना है तो जोड़ा गया। पहले सीक्वेंस सीरीज जोड़ते थे क्योंकि वो 2 यूनिट या 1 यूनिट का सिलेबस है, सही है? तो हम लोग जैसे माइनर वाले बच्चों के लिए ये बता देते हैं कि ये आप में जो पढ़ना है सिलेबस में, आप में सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे हम लोग का पढ़ना है, पहले पढ़ना है फंक्शन पढ़ना है, ठीक है? फिर लिमिट पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी पढ़ना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे बेस्ड लेबनीज़ थ्योरम पढ़ना है और लेबनीज़ थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग को रोल्स थ्योरम पढ़ना है और उसके बाद में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और काशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। इतना पढ़ना है, ठीक है? ये पढ़ लिया तो तीसरी यूनिट हो जाएगी और यहाँ पे चौथी यूनिट पढ़ना है तो इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही z बराबर एफ एक्स वाई हो जाए, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है मान लो, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट में हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जिसमें आइलर थ्योरम आएगी, जैकोबियन आएगी। यही मेजर में पढ़ना है और मेजर में इसके अलावा भी थोड़ा पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा का मतलब है जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन के बाद वहां पे एप्लीकेशन पढ़ना है इसका भी, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है? तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व पढ़ना है, इन्वेलप एवोलूट पढ़ना है, तो उन बच्चों को मेजर वालों को ज्यादा पढ़ना है। तो फिलहाल माइनर को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी हम पहले चलो माइनर का ही इस बार पढ़ा देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन ये हम तभी पढ़ा पाएंगे जब उनका ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे और वो आपको भी देखना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग अपना सिलेबस देखते हुए पहले हम लोग माइनर का जितना भी है डिफरेंशियल कैलकुलस वो पढ़ाएंगे, ठीक? अभी जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अपने मेजर वाले बच्चों का, तो मेजर वाले बच्चों में क्या है? मेजर के पेपर में जैसे हम लोग 2 पेपर है, पहला है डिफरेंशियल, ठीक है? कैलकुलस, ये फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका नाम है मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा। इसमें क्या है? मैट्रिक्स और अलजेब्रा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड पेपर। क्या बोलते हैं? सेकंड पेपर। ठीक। अच्छा, इस पेपर में जैसे हमारी पहली यूनिट में मैट्रिक्स है, पहली यूनिट में क्या है? मैट्रिक्स, ये लगभग पढ़ लिया। दूसरी वाली यूनिट में ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे और ग्रुप में हमने ये बता दिया था ग्रुप होता क्या है, उसके एग्जाम्पल उसकी थ्योरम से पढ़ा दिया है। उसके बाद सब ग्रुप पढ़ाया, सब ग्रुप की थ्योरम बढ़ा दिया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ा दिया था। साइक्लिक ग्रुप पढ़ा दिया था, ठीक है? इसमें ग्रुप में थोड़ा-सा एक चैप्टर अभी बचा है, हम लोग जो पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है कोसेट क्या होता है? क्या पढ़ना है? कोसेट क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? और कोशिएंट ग्रुप क्या होता है? सही है? तो ये एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनकी भी 2 यूनिट हो जाएँगी, ठीक? इसके बाद में तीसरी और चौथी यूनिट, तीसरी और ये चौथी यूनिट का मतलब है इसमें होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ना है, इनकी थ्योरम पढ़ना है। तो 3 थ्योरम होती हैं जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो 3 थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की हैं और 3 थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म की हैं। ये पढ़ लेंगे तो तीसरी यूनिट हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जैसे चौथी यूनिट में हम लोग को पढ़ना है, वो दोनों में है, जैसे रिंग पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, इंटीग्रल डोमेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंटीग्रल डोमेन। तो फिलहाल इसमें हम लोग का ये हो गया है, ग्रुप दूसरी यूनिट हो गया है, बस इतना पढ़ना है, एक चैप्टर अभी पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, ठीक? उसके बाद में जैसे मेजर के बच्चों को 1% परेशान नहीं होना है। इसमें क्या है? ये हमारी अब जैसे ग्रुप हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे हम लोग 1-2 ग्रुप के बीच में फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो जी से जी डैश के बीच में फंक्शन है।
वो फंक्शन 1-1 हो जाए, अनटू हो जाए, कंपोजिशन प्रिजर्व करे, तो होमोमॉर्फिज्म कहलाता है, उसकी 3 थ्योरम पढ़ लेंगे। बाकी रिंग फील्ड वगैरह में कुछ नहीं होता है। बस यही जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, उन्हीं को थोड़ा समझने में क्योंकि टाइम लगता है शुरुआत में, कि आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाए, डॉट के रिस्पेक्ट में सोम्य ग्रुप बनाए और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसको रिंग कहते हैं। रिंग विद यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी ला होल्ड कर जाए। सही है? फील्ड क्या होता है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। तो कहने का मतलब ये जो है, ये 5 से 7 लेक्चर में दोनों यूनिट अभी जल्दी ही हम करा देंगे। ठीक है? तो अभी डिफरेंशियल शुरू करते हैं। और डिफरेंशियल कैलकुलस में अब क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग बार-बार यही पूछते रहिए। सबसे ज़रूरी है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो भी तो समझना, याद करना, तैयार करना है। जैसे आगे-पीछे भले हो, बाकी पढ़ना दोनों लोगों को सब कुछ है। माइनर में बस कम है और मेजर में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लो पढ़ना है डिफरेंशिएशन का पूरा सिलेबस हम लोग का चाहे मेजर का हो, चाहे माइनर का है, सिलेबस पड़ा है ना ऐप पर, उसको आप देख लीजिए, जो पढ़ना है वो पढ़ लेना है, जो नहीं पढ़ना है थोड़ा-सा छोड़ देंगे, बाकी दिक्कत होती है तो फ़ोन करना चाहिए, ठीक? अब जैसे हम लोग मेजर वाले बच्चों का देखा जाए तो उनमें है क्या, जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब ये होता है जैसे एफ लिख दिया और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे एफ एक्स वाई लिख दिया। तो हमको पढ़ना क्या है? हमको ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि सबसे पहले फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? फंक्शन। फिर क्या पढ़ना है? लिमिट पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? कंटीन्यूटी पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? कि डिफरेंशिएबिलिटी देखना है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव क्या होता है? कि मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, n बार डिफरेंशिएट करना। सक्सेसिव थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसका नाम है लेबनीज़ थ्योरम पढ़ना है। तो लेबनीज़ थ्योरम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग को रोल्स थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है और काशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। सही? ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो गया। ऐसे ही फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल भी है और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब ये है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का भी लिमिट पढ़ना है, इसकी डिफरेंस कंटिन्यूटी पढ़ना है, इसकी भी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है और इसकी डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। वो क्या होता है हम अभी बात करेंगे। इसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इससे पार्शियल थ्योरम पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड आइलर थ्योरम पढ़ना है। जब आइलर पढ़ लेंगे तो जैकोबियंस पढ़ना है, ठीक है? ये सब हम लोग पार्शियल से या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पढ़ना, ये दोनों में पढ़ना, ठीक? मतलब इतना मेजर माइनर का सिलेबस है। अब मेजर वाले बच्चों के लिए मेजर में जो बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि उनको यहाँ पर जैसे हम लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पर उन बच्चों को टेंजेंट एंड नॉर्मल भी पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे कर्वेचर भी पढ़ना है। सिलेबस पढ़ा है हम लोग देख लेंगे। इन्वेलप और इवोल्यूट भी पढ़ना है। ट्रेसिंग ऑफ कर्व भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रेसिंग ऑफ कर्व। यहाँ पर उन बच्चों का मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। कस्प होता, नोड होता, ये सब समझना है, जानना है। ये यदि हम इतना पढ़ लेंगे तो हमारी चारों यूनिट का सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक पहली यूनिट में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और उस पे बेस्ड 2 थ्योरम है, ये सिर्फ मेजर वालों को पढ़ना है। तो हम ऐसा चाहते हैं इस बार कि पहले ये पढ़ा दिया जाए। ये पढ़ाने का मतलब क्या है? कि मेजर और माइनर दोनों का हो जाए, ठीक? फिर जो मेजर के बच्चों का है, वो हम करा देंगे इन लोग के बाद और उम्मीद है आप लोगों का सिलेबस जो है, वो हर हाल में दिवाली से पहले 22 अक्टूबर तक का खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा हम बार-बार कह रहे हैं, आप लोग को इस समय कहाँ फ़ोकस करना चाहिए कि सर जो भी पढ़ाया गया या जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो तैयार भी करना है भई। अब जैसे कुछ बच्चों का फ़ोन आता है, क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है, कि सर होमोजीनियस सिस्टम होगा, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? नॉन होमोजीनियस होगा तब कैसे निकलेगा?
रैंक निकालने के जो मेथड आपने बताया था सर, क्या इसमें एलिमेंट्री रो और कॉलम दोनों लगता है या एक लगता है? ये आप पूछो तो सही लगता है या अच्छा लगता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चे वही मेजर, वही माइनर, ये पुराना वाला खुलवा दीजिए, ये नया वाला खुलवा दीजिए। अरे! इतना सेंस होना चाहिए। हम लोग इंटर मैथ्स से करके आए हैं ना, कि हम पता चला पूरा पेपर पढ़ ले रहे हैं। सर को फ़ोन कर रहे हैं तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो सर को ये समझाना चाह रहे हो, हाँ, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब हो रहा। तो पेपर में लिखना पड़ेगा ना। तो पेपर में लिखना पढ़ने का मतलब ये होता है बेटा कि तैयार करना, और तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है? कि आप जो भी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ समझना है। तो मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट थोड़ी है कि बिना दिमाग के पढ़ लोगे हो जाएगा, हिस्ट्री है। तो लिखते समय, पढ़ते समय पहला काम ही अपना यही है कि सर जो आज पढ़ाएँगे या सर ने जो पढ़ाया है वीडियो समझ भी आ रहा है? या समझ में आ रहा है तब हम उसको लिखेंगे। अब कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर हम पहले लिखेंगे और यहाँ का, वहाँ का सब पूरा दे दीजिए, पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो इतना टाइम नहीं होता है। पहले वीडियो देखो, पहले समझने की कोशिश करो, फिर एक कॉपी बना के उसको लिख लो, फिर तैयार कर लो, ठीक है? दोबारा हम लोग जैसे पेपर पढ़ेंगे तो उसमें टिक मार लेंगे कि हमने कहाँ से क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, ठीक है? तो हम लोग देखो आज क्या अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक? उसकी अब किसके में ये पहली यूनिट में पड़ेगा, किसमें दूसरी यूनिट पड़ेगा, किसमें तीसरी यूनिट पड़ेगा, ये बात हम लोग बार-बार नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का क्या? लिमिट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है? और उसके बाद उस पे बेस्ड थ्योरम, थ्योरम का मतलब लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है? रोल्स थ्योरम, काशी मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का डेरिवेटिव, जिसको हम लोग पार्शियल कहते हैं, उसकी भी अपनी कंटिन्यूटी पढ़ना है, उसकी भी लिमिट निकालना सीखना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का तभी सीख पाएँगे ना। अब यूनिट में ऊपर-नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सर मतलब हम चाहें वो पढ़ा दीजिए। पढ़ाया एक सीक्वेंस में जाता है कि रिंग पढ़ने के लिए ग्रुप पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग 22 तक का अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे, ठीक है? और दिवाली से पहले सब लोग कोशिश करो कि अपना किसी भी सूरत में सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद पेपर रिवाइज़ करके हम लोग तैयार करते रहेंगे। अभी देखो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें बार-बार जैसा हम बार-बार कह रहे हैं, पहले फंक्शन पढ़ाएँगे, फंक्शन के बाद फिर लिमिट पढ़ाएँगे, फिर कंटिन्यूटी पढ़ाएँगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएँगे, फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाएँगे। उसके बाद में लेबनीज़ थ्योरम पढ़ाएँगे, रोल्स थ्योरम पढ़ाएँगे, लैग्रांज मीन वैल्यू, काची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है? इतना माइनर मेजर दोनों का है, यहाँ पे रुक जाएँगे। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का यही सब कुछ पढ़ाएँगे। उसके बाद जो मेजर में अलग से थोड़ा-सा है, जैसे ट्रेसिंग ऑफ कर्व क्या होता है, इन्वेलप एवोलूट क्या होता है, एसिम्पटोट क्या होता है, ठीक है? वो सब पढ़ लेंगे, वो खत्म कर लिया जाएगा और टाइमली हो जाएगा, इस बात का भरोसा रखो। बस जो पढ़ाया जा रहा है वो अपने को तैयार करना है, ठीक है? जैसे अभी क्या पढ़ाया सर ने? मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ाया है ना, पूरा तैयार कर डालना है। ग्रुप थ्योरी में मैक्सिमम हो गया है। बस 1 या 2-3 लेक्चर में कोसेट, उसके बाद में हम लोग कोसिएंट ग्रुप, और उसी के साथ में हम लोग का नॉर्मल ग्रुप होता है, इतना पढ़ लेंगे हो गया। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है, 4-5 लेक्चर में हो जाएगा। रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन 1 सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है? तो आपका दीपावली से पहले अलजेब्रा का जो दूसरा पेपर है वो भी कंप्लीट होगा। पहला पेपर जो डिफरेंशियल कैलकुलस का है वो भी कंप्लीट होगा। लेकिन हम लोग अब कोशिश ये करेंगे, पढ़ाई की बात करें सर, सिलेबस की बार-बार बात वही सही नहीं है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है तो फ़ोन करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग देखो डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी पहला लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का शुरू किया जाए, तो ये जैसे हम लोग का डिफ
डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे हम लोग समझेंगे तो हम लोग का सबसे पहले, इसका नाम ही डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। ये फंक्शन होता क्या है? फिर एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा, और जिस रेट से बदलेगा उसी का नाम डेरिवेटिव होता है। लेकिन इसको पढ़ने समझने के लिए कि डेरिवेटिव सीधा आए, तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने के लिए लिमिट चाहिए। और लिमिट किसकी निकलती है? फंक्शन की निकलती है। कहाँ निकलती है? जहाँ फंक्शन का मान नहीं निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है। तो हम लोग जैसा हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मैथ्स में जितनी भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज, समझने की कोशिश करना है, क्या बता रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक, जितनी भी गणितीय राशियां होती हैं, हमने जैसे ये लिख दिया मैथमेटिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज का मतलब ये है कि जितनी भी मैथ्स में हम लोग जैसा भी लिखते हैं, जैसे ये लिख दिया 4x² प्लस 7x प्लस 8, जनरली इसी टाइप का लिखते हैं। इस टाइप का लिखते हैं तो इसमें दो चीजें होता है। जैसे दो चीज का मतलब कि इसमें एक x लिखा है और बाकी नंबर लिखा है। तो सारी मैथमेटिकल क्वांटिटीज इन जनरल दो टाइप्स की होती हैं भाई। पहला वाला क्या होता है? या तो कांस्टेंट होगा, मतलब या तो अचर होगा, और या फिर क्या होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहे, ठीक है। तो फिक्स किसकी रहती है? जैसे नंबर है, 4 है, 4 ही रहेगा, यहाँ रहे, दूसरी क्वेश्चन में जाए, तीसरी में जाए, ठीक है। फिजिक्स में जाए, केमिस्ट्री में जाए, जहां भी जाए, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल जैसे एक्स का मान किसी क्वेश्चन में 1 आएगा, किसी में 10 आएगा, किसी में 25 आएगा, तो ये एक्स वाई को वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग मैथ्स में कहते हैं कांस्टेंट दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब कि एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। कैसा होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे 4 लिख दिया, -7 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, या यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख दें, कोई नंबर लिख दें, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम लोग फिर यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये कैसे हैं? ये ऐसे नंबर हैं जो हमेशा वही रहेंगे। अब जैसे हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएं तो ax स्क्वायर bx प्लस c लिखते हैं, जहां पे एक्स स्क्वायर कैसा है? वेरिएबल, और एबीसी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है ना। या किसी का इंटीग्रेशन किया जाए तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखा जाता है, तो सी भी कांस्टेंट है। तो इसको एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। और जो ए बी सी होते हैं, मतलब उसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से लिया गया। जैसे यहाँ पे लैम्डा हो गया, सी हो गया, के हो गया, ये होते तो कांस्टेंट है, लेकिन ये एक रेफरेंस में फिक्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब रहेगा कांस्टेंट। जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ाना है, तो हम कहेंगे 2x प्लस 4 बराबर 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। तो वो पूछेगा कि क्या सर ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है? तो हम कहेंगे ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? तो जनरल में लिखें तो ये कहा जाता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, जहां ए बी क्या है? ए बी कांस्टेंट है। तो इस वाले कांस्टेंट को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी। और इस वाले कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अब्सोल्यूट बोलते हैं। सही है। तो जो कांस्टेंट की जगह पर नंबर यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और जो हम लोग का, ठीक है, नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मेन हम लोग को समझना है वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल भी दो तरीके का होता है। और वेरिएबल कैसा होता है? जैसे यहाँ पर हम लोग का एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया डिपेंडेंट वेरिएबल,
और यहाँ पे क्या लिख दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लो, सही है। तो अभी इन जनरल जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल लिखें कि एरिया ऑफ सर्किल जो अपना होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। तो जैसे जैसे हम लोग का रेडियस बदलेगी वैसे वैसे एरिया क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि पाई अपना कांस्टेंट है, पाई कैसा है, कांस्टेंट है, रेडियस और एरिया दोनों बदलते हैं, रेडियस बदलोगे एरिया बदलेगा, सही है। तो यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं एरिया और रेडियस ये कैसी है, ये रिलेटेड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, रिलेटेड क्वांटिटी है। रिलेटेड क्वांटिटी का मतलब है कि रेडियस बड़ी करोगे तो एरिया बड़ा होगा, रेडियस छोटी करोगे एरिया क्या होगा, छोटा होगा, सही है। तो रिलेटेड क्वांटिटी यदि होंगी तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो जैसे हम लोग का एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, तो रेडियस कैसी हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र हो गया, डिपेंडेंट मतलब ये निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, एरिया निर्भर कर रहा है रेडियस पर। फिर से यही बात समझते हैं। अच्छा, हम जैसे यहाँ पे वॉल्यूम लिख लें, क्यूब का वॉल्यूम या क्यूबॉइड का वॉल्यूम मान लो LBH होता है, तो यदि लेंथ बढ़ाओगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ऐसे ये जो वॉल्यूम है हाइट पर, ब्रीथ पर भी निर्भर करता है और हाइट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो वॉल्यूम है वो एल पर भी डिपेंड कर रहा है, बी पर भी डिपेंड कर रहा है और क्या कर रहा है, एच पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ चारों रिलेटेड क्वांटिटी हैं, क्या है, चारों रिलेटेड क्वांटिटी हैं। ये हमारा कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये तीनों कैसी हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम फिलहाल ये समझ रहे हैं कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी क्या होती है। तो इन जनरल हम लोग अपने मैथ्स में कहते हैं y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। मतलब y कैसा है, इंडिपेंडेंट, और x कैसा है, डिपेंडेंट। अच्छा, यही बात हम लोग समझें तो इसको जैसे हम दोबारा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये लिखा एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस बदलोगे तो एरिया क्या होगा, बदलेगा, मतलब एरिया निर्भर कर रहा है रेडियस पर। तो यहाँ पर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भाई अपना क्या है, रेडियस है, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, और एरिया कैसा है, डिपेंडेंट है। ऐसे ही जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे एक दूसरा अपना क्वेश्चन लिख लें, और दूसरे क्वेश्चन में सपोज करो हम ये लिख लेते हैं, दूसरे में क्या लिख देते हैं कि हम कुछ भी लिख लें। कुछ भी का मतलब है जैसे y बराबर यहाँ पर लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको ठीक से देखो जरा क्या है कि जिस दिन हम लोग x बराबर एक लेंगे तो y का मान कितना होगा, दो होगा। यहाँ पे दो लेंगे तो स्क्वायर करके एक जोड़ना है तो ये पांच होगा। तीन लोगे तो यहाँ पे 10 होगा। चार लोगे तो यहाँ पे 17 होगा। ऐसे 10 लोगे तो 101 होगा, मतलब स्क्वायर किया एक जोड़ दिया, सही है ना। तो कहने का मतलब y किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। मतलब x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x घटाएंगे तो y क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर ऐसे क्या हो गया, जैसे इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलोगे भाई, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर निर्भर। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लिख दें, हम जैसे ये लिख दें y बराबर क्या लिख दिया, ये ऐसे अभी लिख दिया, तो हम पूछे कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि अभी भाई इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने के लिए दोनों के बीच में रिलेशन होना जरूरी होता है। रिलेशन का मतलब कि ये या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या तो फिर क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब x बढ़ाने पर ये या तो बढ़ेगा या तो x घटाने पे ये क्या होगा, घटेगा, सही है। तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है। मान लो यहाँ y बराबर कितना हो गया, 2x प्लस वन हो गया। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब होता है बीच में इक्वल लगाओ। रिलेशन मतलब क्या है,
बीच में इक्वल। अब जैसे हम x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x घटाएंगे तो y घटेगा, ठीक है। या यहाँ पे y बराबर जैसे क्या है 1/x है। अब x बढ़ाओगे तो y घटेगा, या x घटाओगे तो y क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी का रिलेटेड होना जरूरी होता है। और रिलेशन हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। जैसे यहाँ पे y बराबर हमने लिखा x² + 1, या y बराबर √x लिख दिया, यही अपना रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। या हम लोग ऐसा पढ़ के आए हैं कि कैपिटल एक्स एक सेट ले लो, एक कैपिटल वाई ले लो। क्या ले लो, एक कैपिटल एक्स ले लो और एक क्या कर लो, कैपिटल वाई ले लो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग मान लो एक ऐसा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाए, तो एक रखने पर वाई क्या मिला है 2, या 2 रखने पे क्या मिला है 5, यहाँ पे 3 रखने पे क्या मिला है 10, यहाँ पे ऐसे हम लोग बढ़ाते चले जाएं। तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। मतलब ये जैसे एक्स वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, जैसे ये पहला एक्स सेट लो और ये क्या लो, वाई लो। जैसे यहाँ पर एक्स कहाँ से आए, नेचुरल नंबर से, वाई भी कहाँ है, नेचुरल नंबर से। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं एक रास बी का मतलब क्या होता है, एक रास बी का मतलब होता है पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। मतलब ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू किसमें, ए बिलोंग करेगा इसमें और बी बिलोंग करेगा इसमें, ठीक। तो जैसे यहाँ पर n क्रॉस n का मतलब अपना ये है कि एक एक लिखेंगे, मतलब पहला 1 लिया और बाकी सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, ऐसे हो गया। ऐसे फिर यहाँ 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर 1 2 3 लिख देंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 लिख देंगे। तो n क्रॉस n का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है। इसका एक ऐसा सबसेट लिख दिया जाए, मतलब यहाँ पे x से एक सेट हो और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट y से ले लो, तो इसका जो सबसेट होता है ये रिलेशन होता है, ऐसा हम लोग को इंटर में पढ़ा के भेजा गया। सही है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कहें तो रिलेशन कुछ नहीं होता है, दो तरीके से जैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसा रिलेशन है, ये x कामा y का ऐसा रिलेशन है जहां पे y इक्वल टू कितना है, x² + 1 है। सही है ना। तो रिलेटेड क्वांटिटी हम समझ गए या रिलेशन समझ गए क्या है? रिलेटेड क्वांटिटी होने का मतलब बीच में बराबर लगना, और एक्स रखने पर जो वाई मिलेगा, दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बना दो, वही रिलेशन होता है। तो कोई पूछे रिलेशन की डेफिनेशन क्या होता है, तो हम कहेंगे रिलेशन की डेफिनेशन कुछ नहीं होता है। रिलेशन का मतलब ये होता है, जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों नॉन इम्पटी सेट हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो मतलब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा, जहां पहला ए से आएगा, दूसरा कहां से आएगा, बी से। तो इनके सबसेट का नाम ही रिलेशन होता है। लेकिन हम लोग पढ़ना फंक्शन चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, फंक्शन। तो जैसे हम यहाँ पे दो रिलेशन लिखे कि y बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया x² + 1 और यहाँ पे लिख दिया y बराबर √x। सही। जहाँ पे x नेचुरल नंबर हो सकता है, y की जगह पर नेचुरल नंबर भी होगा, या कुछ भी हम लोग लिख लिया। अब ठीक से समझेंगे, हम फंक्शन समझना चाह रहे हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन रिलेशन का स्पेशल केस होता है। क्या होता है, फंक्शन रिलेशन का स्पेशल केस। रिलेशन क्या होता है, बस किसी के बीच में इक्वल लगा हो, वही रिलेटेड क्वांटिटी या वही रिलेशन होता है। मान लो ये भी रिलेशन है और ये भी अपना क्या है, रिलेशन है, ठीक। अच्छा ये रिलेशन देखो कैसा है, इसमें जब भी एक्स बदलोगे, मतलब एक्स की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लिखो या कुछ भी लिखो, मतलब एक्स कुछ भी लिखो, एक लिखो कुछ वाई मिला था, 2 लिखा कुछ मिला था, 4 लिखा कुछ मिला था। मतलब एक्स के किसी भी मान के लिए वाई जो मिलेगा 2 नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 10 रखोगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और एक जोड़ा 101, मतलब 101 एक ही मान है। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई का एक वैल्यू मिले तो इसको कहते हैं यूनिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यू बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, ये दूसरे वाले रिलेशन में क्या है,
तो दूसरे वाले में ये है, इधर देखो जरा ठीक से, कि यहाँ पर जैसे हमने x की जगह 10 लिखा, तो y प्लस भी 10 मिलेगा और रूट माइनस भी होता है तो माइनस 10 भी मिलेगा। तो ये दोनों रिलेशन लिखे हैं, लेकिन नीचे वाला रिलेशन ऐसा है जिसमें x के हर मान के लिए y का एक और केवल एक मान नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको फंक्शन नहीं कहते हैं। फंक्शन किसको कहते हैं? फंक्शन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें x के हर मान के लिए y का यूनिक मान मिले। तो जो जैसा पढ़ के आया, जैसा पढ़ के मतलब जैसे हमने कोई ऐसे पढ़ के आया होगा, एक्स एक नॉन एम्पटी सेट है, वाई एक नॉन एम्पटी सेट है, तो इसके बीच में ऐसा एक रूल, रूल का मतलब जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसमें एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की यूनिक वैल्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दें, तो इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ऐसे इसमें भी नेचुरल नंबर है, एक है, दो है, तो एक का इमेज 2 हो गया, 2 का इमेज 5 हो गया, 3 का इमेज 11 हो गया, 4 का इमेज 17 हो गया। तो ऐसे लिख देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। ठीक है? डेफिनिशन क्या होती है? लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्पटी सेट। मान लिया एक्स वाई कैसे हैं? दो नॉन एम्पटी सेट है। तो इनके बीच का एक ऐसा कनेक्शन या ऐसा रिलेशन जो इसके हर एलिमेंट को उसके यूनिक एलिमेंट पे मैप कर दे, इसी का नाम फंक्शन होता है। ठीक है? फंक्शन हमेशा एक एक्स सेट होगा जिसको हम लोग डोमेन कहेंगे और एक वाई सेट होगा जिसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे, ऐसा हम पहले से जानते हैं। ठीक? तो फंक्शन क्या होता है, यही शुरू करना है। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन कुछ नहीं होता है, ऐसा रूल जो एक्स के हर एलिमेंट को वाई को यूनिक एलिमेंट पे मैप कर दे, उसी का नाम फंक्शन होगा। अब जैसे ये फंक्शन है तो हमसे कोई कहेगा इस फलन का मान एक्स बराबर 5 पर निकाल दीजिए, तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना भाई, एक्स की जगह 5 लिख लो, तो ये 5 का स्क्वायर 25, एक 26, तो ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब जैसे फंक्शन मान लो ऐसा भी हो सकता था, एफ एक्स बराबर यहाँ पे साइन एक्स हो जाए, तो हमसे कहेगा 45 पर निकाल दो, तो कहेंगे वन अपॉन रूट टू हो गया। तो बस हम पहले एकदम शार्ट फॉर्म में फंक्शन होता क्या है, ठीक है, जैसे लिखने को नहीं आएगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलस की शुरुआत यहीं से होती है। तो हमने सबसे पहले डाल लिया कि फंक्शन होता क्या है, जिसको जो भी पढ़ा है वो लिख सकता है। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्पटी सेट, a rule f is said to be function if f maps each element of x into unique element of y is known as function, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है f such that x to y या डिफाइंड एज y इक्वल टू fx। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे छोटी डेफिनेशन लिखेंगे तो बस इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज कॉल्ड, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक, इफ y हैज यूनिक वैल्यू फॉर ऑल एक्स, यूनिक वैल्यू फॉर क्या, ऑल एक्स, यूनिक वैल्यू फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो फंक्शन कुछ नहीं होता है, बस फंक्शन क्या लिखा है कि y को x का फंक्शन कहेंगे यदि x की हर वैल्यू के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल का मतलब x कुछ भी रखा जाए, y का एक और केवल एक ही मान मिल जाए, यूनिक मतलब एक और केवल एक, सही है। तो कहने का मतलब जैसे हम लोग फंक्शन जब लिखा जाता है तो या रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है कि y बराबर ऐसे लिख दिया गया है एफ एक्स, तो ये छोटा वाला जो एक्स होता है किसी सेट एक्स से आता है, मतलब एक नंबर्स का सेट होगा, और y भी जो होगा एक सेट से आता है, तो कहा जाता है फंक्शन ऐसा होगा सेट x से लेकर सेट y तक का होगा, और जिसकी डिफिनीशन ऐसी लिखी होगी डिफाइंड एज क्या होगा, y बराबर ऐसे एफ एक्स होगा। ठीक है, अब एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब एक्स में कुछ भी लिख दिया जाए, बस उसमें होना क्या चाहिए, जिस दिन हम एक्स का पर्टिकुलर मान रखें, जो वैल्यू मिले वो दो नहीं मिले, एक ही मिले, यदि ऐसा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। और सेट एक्स को डोमेन, वाई को कोडोमेन। ठीक,
ये सब आगे समझेंगे या अलजेब्रा में पढ़ाया जाता है कि कब फंक्शन के कोडोमेन का हर एलिमेंट मैप्ड है, किसी ना किसी की इमेज है। जब सारे एलिमेंट इमेज होते हैं तो उसको ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। यदि कोडोमेन में एक आधा एलिमेंट ऐसा छूट जाए जो किसी की इमेज ना हो, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? या हम लोग फंक्शन होगा तो सेट एक्स का हर एलिमेंट मैप होगा, वाई का जरूरी नहीं होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग को कुछ नहीं समझना है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा कि फंक्शन होगा क्या, तो जैसे हमने ये समझा दिया आपको कि फंक्शन कुछ नहीं होगा, बस फंक्शन ये होगा कि कुछ भी भाई लिखा हो, y बराबर जो भी लिख दो मन हो एक्स में, बस जिस दिन एक्स रखोगे तो वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर आना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसी का नाम फंक्शन होगा। तो जैसे हम लोग एफ एक्स बराबर कुछ भी लिख दें, जैसे यहाँ एफ एक्स बराबर हमने लिख दिया, एक्स माइनस वन लिख दिया, एक्स माइनस टू लिख दिया, एक्स माइनस थ्री लिख दिया, ये मल्टीप्लाई किया, पॉलिनोमियल आया। अब एक्स की जगह जो भी रखोगे, एफ एक्स को वाई भी कहा जाता है, तो वाई का एक ही मान मिलेगा। सही है। अब जैसे वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक बात होता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। जैसे ये फंक्शन है, हमसे कोई कह दे इस फंक्शन का मान x इक्वल टू वन पर निकालिए, तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां वन रख देना, इसको हम लोग फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग समझ गए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ नहीं होता है, बस y और उधर x में कुछ भी लिखा हो फंक्शन बोलेंगे। और जब x रखें तो y का एक ही मान मिलना चाहिए। अब जैसे फंक्शन बहुत सारे टाइप्स का होगा और लिमिट में या कंटिन्यूटी समय हमें ये जरूरत पड़ेगी, तो हम जल्दी से बस ऐसे ही फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस लिमिट से शुरू होना है और लिमिट के क्वेश्चन में बार बार फंक्शन आएगा। फंक्शन में आएगा कि क्या हम लोग का पार्टली डिवाइज होगा, क्या मॉडुलस होता है, क्या सिग्नम होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे हम बस ऐसे लिख रहे हैं, आपको समझ लेना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जैसे सबसे पहले फंक्शन हम लोग लिखें, तो एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अच्छा क्या होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर x की जगह पर जैसे ये फंक्शन होगा, तो y बराबर यहाँ एफ एक्स की जगह पर c लिखा होगा। c मतलब कि x चाहे एक रखो, चाहे दो रखो, चाहे तीन रखो, वो हमेशा एक नंबर पे ही मैप करेगा, c पर। c का मतलब जैसे कोई हमें एफ एक्स बराबर दो लिख दे, तो एक का इमेज भी दो होगा, दो का भी दो होगा, तीन का भी दो होगा, चार का भी दो होगा, मतलब सबकी इमेज फिक्स हो, तो इसका नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। सही है। तो इसका यदि मान लो हम लोग एक्स पुट करें और वाई लिखें, उसका ऑर्डर्ड पेयर बना के ग्राफ बनाएं, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सही है। दूसरा एक इस हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये भी समझ लेंगे आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता भाई। आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहोगे, तो y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, मतलब x एक रखोगे तो एक आए, दो रखो तो दो आए, तीन रखो तो तीन आए। ठीक है, मतलब जो उसको उसी पे मैप कर देता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब जैसे x एक रखा y एक आया, तो वन कामा वन, x दो रखा तो y दो आया। ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना के प्लॉट करें, तो y बराबर x का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कहने का मतलब हर फंक्शन का एक फिगर बनता है, उसको हम लोग ग्राफ या कर्व बोलते हैं। इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। ये ग्राफ कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, यदि ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस, और यदि ब्रेक नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यूअस कर्व बोलते हैं। सही है, तो वो बात की बात है। अब बस मोटा मोटा या ग्राफ कैसे पढ़ेंगे उसके लिए ट्रेसिंग ऑफ कर्व है। अभी हम लोग को बस ये समझना है कि कांस्टेंट फंक्शन किसको, ये कांस्टेंट लिखा हो मतलब नंबर लिखा हो, ये क्या ये। ठीक है, तीसरा जैसे हमने लिखा यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर यहाँ पे y बराबर जो एफ एक्स होगा वो एज अ पॉलिनोमियल होगा, मतलब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
डैश 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 ए एन एक्स की पावर एन, जहां पर A0, A1, A2, AN कैसे है? रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच वाले। एक्स क्या है? वेरिएबल। पावर निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है कि n की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n की जगह पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो लिखा है इसका नाम पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और ये जो पॉलिनोमियल है कितने आर्डर का है? जो x की बढ़ती या घटती पावर में लिखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम पावर n है तो ये आर्डर n का पॉलिनोमियल है। ठीक है? जैसे हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की जगह पर ऐसे लिख दिया जाए, मतलब बढ़ती पावर में एक्स की लिखो या घटती लिखो सब फंक्शन होता है। या ए एक्स प्लस बी हो गया, या इसी की जगह पर हम लोग ऐसे फंक्शन लिख ले ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी यहाँ पे, या इसी की जगह पे ऐसे लिख ले ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी क्या है? कांस्टेंट है। तो पहला भी फंक्शन है, दूसरा भी फंक्शन है, और क्या है? तीसरा भी फंक्शन है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये क्या है? तीसरा। मतलब इसका पर्टिकुलर केस इतना लिख दिया तो ये ऐसा बना, इतना लिख दिया तो ये बना, आगे का स्टेप लिख दिया तो ये लिखा। हम लोग ये जानते हैं पहले से कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस पहले वाले को हम लोग कहते हैं लीनियर फंक्शन। क्या बोलोगे? लीनियर फंक्शन। और ये जब भी लीनियर, इसको वही मान लो, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल लिखा हो तो उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब एक्स वाई वेरिएबल है, पावर वन है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ लाइन बनेगा। यहाँ पर दूसरा वाला जैसे है, ये एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ बनाओगे तो पैराबोलिक बनेगा। अभी अच्छा हम लोग बस ये समझे कि ये कैसा फंक्शन है, तो इसका नाम है क्वाड्रेटिक, और नीचे वाला क्या है? क्यूबिक है। बस इतना समझ लो कि हर फंक्शन की एक फोटो बनती है, और जो फोटो बनती है उसी को ग्राफ कहते हैं। तो कभी लिखा हो y बराबर एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, या हम लोग इसी को लिखें y बराबर एफ एक्स बी या गिवन कर्व, मतलब चाहे यहाँ पे फंक्शन लिखें और चाहे कर्व लिखें, एक ही बात। y बराबर एफ एक्स बी या गिवन कर्व, क्योंकि कर्व का ही तो मतलब फंक्शन का ही तो फोटो बनेगा, तो एक ही बातें हैं। सही है। तो हमने आपको समझाया कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता? कुछ नहीं, y बराबर कांस्टेंट हो। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? ये लीनियर होगा ये। अच्छा, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डेफिनीशन होती है या कि कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है। ईच पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये मतलब कुछ भी ऐसा लिखा है, मतलब ये कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पे एफ एक्स बराबर हम लिख दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिख दिया। ये एक्स बराबर वन पर कोई हमसे कहे इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, 2 पर चेक करो, 10 पर चेक करो, तो हमको पहले से पता है कि ईच पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो अभी जरूरत लगेगी पॉलिनोमियल होता क्या है, तो कहना पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता सर, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, जो ये लिखा है इसी का नाम पॉलिनोमियल होता है। बस पावर निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो n की जगह पर ये पॉजिटिव इंटीजर या जीरो भी हो सकता है। सही है, सबका ग्राफ बनेगा। अब जैसे हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिए तो इसके आगे फिर हम लोग का आता है रैशनल फंक्शन। क्या होगा? रैशनल फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने चौथा लिख दिया रैशनल फंक्शन। तो रैशनल मतलब ये है कि जिसके न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और जिसके डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो। तो यहाँ पे ये फंक्शन इस टाइप का होगा, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा पी एक्स, मतलब ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, और नीचे क्यू एक्स लिख दिया या जी एक्स जो भी लिखना है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन का नाम भी क्या होता है? रैशनल फंक्शन। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस फोर, ये कैसा है? लीनियर फंक्शन है। सही।
मतलब रैशनल फंक्शन है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम ये लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने एफ एक्स बराबर ये बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 16 लिख दो, एक्स माइनस 4। तो ये फंक्शन है ना भाई? हाँ, है फंक्शन। इसका मान निकालो तो 2 पर मान निकलेगा, 3 पर नहीं निकलेगा। ठीक है? 3 पर निकलेगा, 4 पर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि ये फंक्शन का मान x बराबर 4 पर नहीं निकलेगा। और जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं निकलती है, तो उसके बगल की वैल्यू निकाला जाता है और बगल की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? नेबरहुड की वैल्यू। ठीक है? जिस जो फंक्शन का लेफ्ट की वैल्यू है और राइट की वैल्यू है। तो इसको अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अच्छा, हमने क्या बता दिया? पॉलिनोमियल फंक्शन और रैशनल फंक्शन। ये अच्छा किस लिए बता रहे हैं? ये भी इसलिए बता रहे हैं कि इसकी कोई हमें कहे कंटिन्यूटी चेक करिए, तो ईच रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एक्सेप्ट द जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर। जीरोज ऑफ डिनोमिनेटर मतलब एक्स बराबर 4 को छोड़ करके ये हर बिंदु पर कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। सही है, रैशनल भी जान गए। इसके बाद में जैसे हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कैसा पढ़ के आए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नो, इसको ट्रांसेंडेंटल भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब कुछ नहीं होता है। y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स की जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखा हो, साइन हो, कास हो, टैन हो, सेक हो, कोसेक हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसका नाम क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सही है। अब ये हो सकता है एक्स की किन वैल्यू के लिए डिफाइन हो, किसी के लिए नहीं डिफाइन हो। तो जिनके लिए डिफाइन होगा वहां पे इंटरवल बीच में लिखा होगा। तो इसकी भी जैसे हम लोग पहले से पता है कि एक फोटो बनती है, तो साइन का जो भी ग्राफ बनता है, या ठीक है ग्राफ अच्छा बात की बात है, लेकिन हर फंक्शन की एक फोटो बनता है। ठीक है, इसी को ग्राफ कहते हैं, बस अभी कम से कम इतना समझना है। ठीक। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके बाद में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। ठीक है, 2 की पावर एक्स या ई की पावर एक्स या किसी की पावर एक्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर में एक्स होना चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दिया लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है कि यहाँ पे एफ एक्स बराबर log एक्स लिख दिया जाए, और ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो कहा जाता है इस वैल्यू के लिए डिफाइन है और इस वैल्यू के लिए नहीं डिफाइन है। तो हम बेसिकली ये फंक्शन समझ गए। हमको एक दो इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ाना था, या हम लोग के जो सिलेबस में जैसे आते हैं। सिलेबस में आते का मतलब ये है कि बार बार जैसे हमसे ये कहेगा कि मॉडुलस फंक्शन लिखा है। कैसा लिखा है? मॉडुलस लिखा है, सिग्नम फंक्शन लिखा है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। तो इनका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब कुछ नहीं होता है, बस ये समझना है क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लो स्पेशल टाइप का है, पहला टाइप लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे मॉडुलस फंक्शन, ये है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, हम सबको पता है कि ऐसे लिखा हो y बराबर एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह पर क्या है? मॉड एक्स है, इसी को मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये भी जानते हैं कि मॉड में 4 है तो बाहर 4 निकलेगा, -3 है तब भी 3 निकलेगा। मतलब मॉड से बाहर क्या निकलता है? हमेशा प्लस निकलता है। तो इसकी डेफिनीशन ये होती है कि यदि x पॉजिटिव होगा, इफ लिखा है x 0 से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू वही बाहर निकलेगी। मतलब मॉड में 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो बाहर क्या निकलेगा? वही निकलेगा। अच्छा, यदि x बराबर 0 हो जाए, यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर 0 हो जाए, तो यहाँ पे बाहर 0 आएगा।
यदि यहाँ पे x की जगह पर 0 से छोटा नंबर हो जाए, जैसे यहाँ -4 हो जाए, तो इसका मान भी क्या होगा? 4 ही तो होगा। कैसे अच्छा हुआ है? ऐसे हुआ है। ठीक है कि माइनस होगा तो बाहर क्या होगा? एक और माइनस कर देगा। ठीक? तो यहाँ पे इसकी डेफिनिशन जब लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऐसे -x, तो ये मॉड फंक्शन की डेफिनिशन होता है कि अंदर वाला यदि पॉजिटिव है, अंदर वाला कैसा है? पॉजिटिव है। तो बाहर क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक? इसका जब हम लोग फोटो बनाते हैं या फिगर बनाएंगे, तो पॉजिटिव जब होगा तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा, और जब नेगेटिव होगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो वी टाइप का बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, दूसरा हम लोग जो ऐसे लिख रहे हैं, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे जैसे लिख दिया सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? तो सिग्नम फंक्शन कुछ नहीं होता है, ये y बराबर एफ एक्स हो, और एफ एक्स हो तो ये ऐसे डिफाइन होता है, मॉड एक्स अपान एक्स होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये या तो 1 होगा, या तो -1 आएगा, और या फिर क्या आएगा? 0 आएगा। सही है? तो इसमें ये होता है, जिस दिन एक्स पॉजिटिव होगा, उस दिन इसका मान 1 होगा, क्योंकि ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, तो क्या हुआ? पूरा कट गया। तो यहाँ पे 4 है, -4 है, यहाँ बाहर 4 है, तो ऊपर का तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, नीचे माइनस हो जाए, कटेगा तो -1। लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसकी अलग से डेफिनेशन लिखा जाता है। जब 0 होगा तो ऐसा होगा, जब नेगेटिव होगा तो ये होगा। ये इफ लिख दिया, इफ लिख दिया। ठीक है? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर फंक्शन। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है? यहाँ पे जैसे हम लोग का लिख के आएगा, y बराबर क्या होगा? एफ एक्स, और इसकी जगह पर क्या होगा? ऐसे लिखा होगा, ये बड़े ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक? अच्छा, इसमें क्या निकलता है? इसके बाहर जो निकलता है वो ये निकलता है। ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस आर इक्वल टू एक्स, विच इज लेस आर इक्वल टू एक्स, इक्वल टू किसना? एक्स। ठीक है, जो हमने समझाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। ठीक? यहाँ पे बस ये निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा, विच इज लेस आर इक्वल टू एक्स होगा। मतलब यहाँ पर जैसे मान लो, इंटीजर होता क्या है, पहले हम लोग को ये समझना है। तो इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा पूरा हो। पूरा पूरा मतलब +-1, +-2, +-3 होगा। मतलब जो भी पूरा पूरा नंबर होता है, उसका नाम क्या होगा? पूर्णांक। तो कभी भी जैसे ये रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर का मतलब समझो जरा ठीक से, क्या होगा कि यहाँ पर 4 होगा तो बाहर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। यहाँ पे -3 है तो बाहर क्या निकलेगा? -3 निकलेगा। 0 है तो क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। मतलब अंदर का इंटीजर है तो बाहर वही निकलेगा। सही। अच्छा, अंदर वाला यदि फ्रैक्शन हो जाए, फ्रैक्शन का मतलब समझो जरा क्या है? जैसे यहाँ 22/7 हो गया, मतलब हमने 3.14 लिख दिया। कितना लिख दिया? 3.14। तो इसको नंबर लाइन पे लिखोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3.14 यहाँ हुआ, मतलब ये 3 है और ये क्या है? 4 है। ठीक? तो हमने डेफिनेशन में ये लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर की, विच इज लेस आर इक्वल टू एक्स। ठीक? निकलेगा इंटीजर ही, बाहर जो निकलेगा वो पूरा पूरा नंबर निकलेगा, जो इस वाले नंबर के बराबर है या बड़ा है। फिर से समझो जरा क्या कह रहे हैं। जो 3.14 से या तो बराबर है, बराबर मतलब यहाँ पे 4 होता तो बराबर हो गया था, लेकिन वो हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे बीच वाले होंगे,
तो इनके लेस में जो ग्रेटेस्ट होगा, इसके लेस में क्या होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब बाहर पूर्णांक आएगा, या तो 0 आएगा, या तो +1 -1 आएगा, या तो +2 और क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है? व्हिच इज़ लेस आर इक्वल टू x, x मतलब अंदर वाला। तो अंदर वाले के क्या होगा? अंदर वाले के या तो बराबर होगा, या तो फिर छोटे में सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेस में सबसे ग्रेटेस्ट जो, ठीक? तो जैसे हम किसी से पूछें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, माइनस का 4.2 लिख दिया, ठीक है, प्लस का 4.2, भाई बाहर इंटीजर निकलेगा, इससे जो छोटे होंगे, जैसे ये यहाँ पे 4 पड़ा, ये 4.2 यहाँ, इन छोटे में सबसे बड़ा वाला, तो इसका मतलब ये 4 निकला। अच्छा यहाँ पे देखो जरा ठीक से, यहाँ पे जैसे माइनस में 5.1 लिख दें, माइनस वाला थोड़ा समझना पड़ेगा, तो माइनस में कुछ नहीं समझना है, ये नंबर लाइन बना दिया, ये 0 है, यहाँ पे -5 है, लेफ्ट में जाओगे तो घटेगा, राइट में जाओगे तो बढ़ेगा, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे माइनस का 6 है, तो 5.1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो इनके छोटे में जो बड़ा होगा, तो इसका मान ऐसे लिखा जाता है, ये -6 होगा। तो हम लोग ये समझ गए, ये डेफिनेशन थोड़ा समझ लेना है कायदे से, क्या? कि वो वैल्यू निकलेगी जो इंटीजर हो, या तो बराबर हो, या तो फिर छोटे में सबसे बड़ी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस आर इक्वल टू x, ठीक? तो अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या देख लिया? हमने फंक्शन समझ लिया, ठीक? अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, फंक्शन के बाद में लिमिट होता क्या है, ठीक है? फिर कंटिन्यूटी क्या होता है, या डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो सबके लिए फंक्शन की वैल्यू के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x बराबर 4 पर, जैसे फंक्शन नहीं डिफाइन है, तो 4 के लिमिट का लेफ्ट का मतलब होता है 4 माइनस एच, और 4 के राइट का मतलब होता है 4 प्लस एच। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग लिमिट की बात करते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।